गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अब तक मैंने जो पढ़ा है आपको समझ आया होगा। सो देखिए, हमने अब तक क्या पढ़ा है, काइनेमेटिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ा है, मोशन इन वन डायमेंशंस पढ़ी है। तो मोशन इन वन डायमेंशंस के बाद हमने क्या पढ़े थे, वेक्टर्स के बारे में पढ़ा। सो वेक्टर में हमने वेक्टर का एडिशन पढ़ा, वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन देखी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन देखा किस तरह से होता है, और वेक्टर को रिजोल्व किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। सो हमने पढ़े थे वेक्टर एडिशन में दो इंपॉर्टेंट लॉस, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। साथ में हमने पिछले लेक्चर में देखा था रिलेटिव वेलोसिटी। सो उसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो देखिए, क्वेश्चन 1 रिलेटेड टू वेक्टर एडिशन क्या कहता है, टू इक्वल फोर्सेस एट ए पॉइंट। क्या कह रहा है कि दो इक्वल फोर्सेस हैं और किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये पॉइंट है, इस पे दो फोर्स है, सपोज कीजिए फोर्स ए है और नेक्स्ट फोर्स है बी। आप चाहो तो इसे ऐसे मान सकते हो, फर्स्ट फोर्स है F1 एंड सेकंड फोर्स है F2। अब इन दोनों की कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल है। सो यहाँ से कंडीशन क्या आ रही है, F1 इज इक्वल टू क्या है, F2 है। ठीक है, ये हमें मिल गया है, F1 इज इक्वल टू F2। नेक्स्ट क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट। कि जो इनका रिजल्टेंट होगा उस रिजल्टेंट का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, अब मैं रिजल्टेंट वेक्टर मान लिया मैंने R है, ठीक है, A वेक्टर और B वेक्टर को ऐड करने से मेरे पास क्या आ रहा है, R वेक्टर आ रहा है। तो इस R वेक्टर का स्क्वायर किसके इक्वल है, 3 टाइम्स है इन वेक्टर्स के प्रोडक्ट के। सो वेक्टर F1 F2 माना हमने, तो F1 मल्टीप्लाई F2, ठीक है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब यहां से देखिए, हमें क्या पता है, F2 F1 के इक्वल है। सो मैं इसको F2 लिखूं या F1 लिखूं, बात एक ही है, मैंने इसको लिख दिया F1। सो ये किसके इक्वल आ गया, यहाँ से 3F1 का स्क्वायर। ये कंडीशन हमारे पास आ गई। यहाँ से आगे देखिए क्या कहते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन दैट। अब वो कह रहा है कि अगर ये दो फोर्सेस लगे हुए हैं तो ये दोनों फोर्सेस किस एंगल से लगे हुए हैं, इनका एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने सपोज कर लिया कि इस पॉइंट से ये फोर्स लगा हुआ है F1 और इसी पॉइंट से ये फोर्स लगा हुआ है F2, ठीक है। सो F1 F2, अब इनका वेक्टर हम रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेक्टर सम कैसे करते हैं, इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसके हेड से इस वाले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है, और जहां पर ये मीट करते हैं यहां से हमें क्या मिल जाएगा, एक रिजल्टेंट R। इसे हमने नाम दे दिया रिजल्टेंट, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे पास, पैरेललोग्राम लॉ की तरह हो गया। अब पैरेललोग्राम लॉ में जब हमने क्या बात की थी, रिजल्टेंट की बात की, तो चाहे ट्रायंगल्स लॉ था चाहे पैरेललोग्राम लॉ था, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था वो किसके इक्वल था, वेक्टर फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए और बी यहाँ पे दो वेक्टर है जो यहाँ पर F1 F2 के इक्वल है, ठीक है, और इस पूरे का रूट। सो ए किसके इक्वल है, F1 के इक्वल। सो F1 का स्क्वायर प्लस बी इक्वल है F2 के, सो F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 मल्टीप्लाई F2 cos थीटा इज इक्वल टू रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट इसमें यहां से इस स्क्वायर रूट को हटा दूं तो ये इस तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्टेंट का स्क्वायर हो गया। सो रिजल्टेंट का स्क्वायर किसके इक्वल था, 3F1 स्क्वायर के इक्वल था, 3F1 स्क्वायर। अब जैसे मैंने यहाँ पर F2 को F1 से रिप्लेस किया था क्योंकि दोनों इक्वल है, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी F2 को किससे रिप्लेस कर सकती हूँ, F1 से रिप्लेस कर सकती हूँ। सो 3F1 का स्क्वायर इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 की बजाय F1 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, प्लस में 2F1 cos थीटा। जहां पर भी F2 था हमने किससे रिप्लेस कर दिया, F1 से रिप्लेस कर दिया। यहां से देखिए F1 का स्क्वायर F1 का स्क्वायर क्या हो गया, 2F1 स्क्वायर 2F1 स्क्वायर प्लस में 2F1 F1 क्या हो गया, ये भी 2F1 का स्क्वायर हो गया cos थीटा एज इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3F1 का स्क्वायर। अब 2F1 स्क्वायर इधर प्लस का है, इस तरफ आगे क्या हो गया माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, तो मेरे पास क्या बच गया, F1 स्क्वायर बच गया इक्वल टू क्या है ये 2F1 cos थीटा। अब हमें क्या निकालना है, एंगल ही तो निकालना है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में क्या
दिस इज एंगल थीटा। सो मुझे निकालनी है इस थीटा की वैल्यू। तो इस थीटा की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? थीटा को रखेंगे इधर ही, बाकी सबको ले आए इधर। ये 2f1 यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके क्या हो गया? डिवाइड में। सो f1 का स्क्वायर अपॉन में 2f1 का स्क्वायर था यहाँ पे, तो 2f1 का स्क्वायर इधर आ गया, इक्वल टू क्या बच गया? cos थीटा की। now देखिए f1 स्क्वायर से f1 स्क्वायर कैंसिल आउट, सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। आप बताइए cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? जब cos क्या होता है? 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सो थीटा की जगह पे क्या है? 60। सो दोनों के बीच में ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। सो न्यूमेरिकल नंबर 2 है जो, वो क्या कहता है? टू इक्वल फोर्सेस हैव अ रिजल्टेंट इक्वल टू 1.5 टाइम्स द आइदर फोर्स। सो देखिए स्टेटमेंट साथ ही साथ हम क्या करेंगे? उसको अपने वेरिएबल्स की फॉर्म में कंसीडर करते जाएंगे। जो जो टर्म्स हमें गिवन होगी हम उनको लेते चलेंगे। जब भी हम रीड कर रहे होते हैं क्वेश्चन को, तो ये चीज ध्यान रखिए, जो भी लाइन हम पढ़ रहे हैं उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेंगे शॉर्ट फॉर्म में, जिस तरह से हम न्यूमेरिकल में लिखते हैं। टू इक्वल फोर्सेस, दो इक्वल फोर्स था, तो सेम F1 फोर्स मान लिया और F2 फोर्स, और दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है। हैव अ रिजल्टेंट, उनका एक क्या है? रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट मान लिया फिर से R है, इक्वल टू 1.5 टाइम्स द आइदर फोर्स। ये रिजल्टेंट किसके इक्वल? 1.5 टाइम्स किसी भी एक फोर्स के, F1 के या F2 के। तो मैंने मान लिया F1 के, क्योंकि दोनों इक्वल ही तो है। अब क्या कहता है? एट व्हाट एंगल दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। अब ये दोनों भी क्या होंगे? जो दो फोर्सेस है ये कितने एंगल के ऊपर प्रेजेंट है? सेम वही चीज हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। सेम उसी की तरह ये मान लिया मैंने F1 और ये हमने कंसीडर कर लिया F2, और इन दोनों के बीच का एंगल हमने मान लिया cos थीटा है। तो इस थीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। रिजल्टेंट कैसे निकलता है? इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके हेड से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा निकल गया रिजल्टेंट R। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला, सिमिलरली रिजल्टेंट किसके इक्वल था? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। सो R इज इक्वल टू क्या आ गया? A का स्क्वायर। A किसके इक्वल है? F1 F2 आने है मैंने इसकी जगह पे F1 का स्क्वायर। अब दोनों इक्वल है, तो मैं या तो दोनों को F1 मान लूं या दोनों को F2 मान लूं। तो B भी क्या हो गया? F1 ही हो गया, क्योंकि F2 भी F1 के इक्वल ही है। सेम 2 F1 F1, क्योंकि दोनों इक्वल है, cos थीटा। ठीक है। अब R किसके इक्वल है? R गिवन है 1.5 F1। 1.5 2 1 जा 2 और 3 क्या आ गया? 3/2 F1 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 3/2 F1 का। सिमिलरली F1 का स्क्वायर प्लस F1 का स्क्वायर क्या हो गया? 2F1 का स्क्वायर। ये भी क्या हो गया? 2F1 का स्क्वायर, और ये हो गया cos थीटा एज इट इज इक्वल टू क्या हो गया? 3/2 F1। ठीक है। अब यहां से इसको उधर ले जाएंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे, फिर cos थीटा को रखेंगे इधर, बाकी उस टर्म को उधर ले जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सोल्व किया था, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करके मुझे रिजल्ट कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पहले सोल्व किया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहे हैं? A particle has the following displacement in succession। क्या कहता है? कोई छोटा सा पार्टिकल है और वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दिए जा रहा है। सो पार्टिकल की जो फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है वो है 12 मीटर, और ये किस डायरेक्शन में है? ये ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सेकेंड केस में यही पार्टिकल मूव कर रहा है 5 मीटर, और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है। फिर थर्ड केस में ये पार्टिकल 6 मीटर मूव कर रहा है वर्टिकली। 6 मीटर मूव कर रहा है, कैसे? वर्टिकली।
नाउ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कह रहा है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। सो देखिए हमारे पास नॉर्थ साउथ डायरेक्शन भी गिवन है, तो हमने क्या किया, डायरेक्शनल प्लेन बना लिया। इधर क्या होती है, नॉर्थ डायरेक्शन होती है, इधर होते साउथ, यहाँ पे ईस्ट और ये हुई वेस्ट। जब भी आपको डायरेक्शंस की फॉर्म में गिवन हो आप डायरेक्शनल प्लेन बना लीजिए। पार्टिकल देखिए फर्स्ट में थी ईस्ट डायरेक्शन में 12 मीटर, ये गया पार्टिकल ईस्ट डायरेक्शन में और कितना 12 मीटर, ठीक है। ये मिल गया हमें वेक्टर ए मान ले, कुछ भी पार्टिकल की वेलोसिटी मान ले v1 v2। सेकंड थी 5 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, फिर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ थी कितनी 5 मीटर, ये आ गई 5 मीटर, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ हो गई। अब क्या कहता है वो 6 मीटर वर्टिकली, 6 मीटर वो कैसे चला, वर्टिकली चला। वर्टिकली मतलब कैसे चला, ये पार्टिकल ऐसे ही आगे बढ़ा, कितना आगे बढ़ा 5 मीटर ऑलरेडी चल चुका था नॉर्थ की तरफ, फिर यहीं से वर्टिकली चला वो कितना 6 मीटर। सो यहां से ये चला 6 मीटर और आगे, तो टोटल कितना हो गया 6 और 5 कितना आ गया 11 मीटर। 11 मीटर इसने ऐसे ट्रेवल किया। तो हमें क्या निकालना, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना। तो देखिए ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, क्योंकि पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें गिवन है। मैग्नीट्यूड 12 है, डायरेक्शन है ईस्ट, मैग्नीट्यूड है 11, डायरेक्शन हो गई नॉर्थ। सो क्या बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। सो हमने वेक्टर ए मान लिया, वेक्टर बी मान लिया। अब हम यहां से इसका रिजल्टेंट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। सो ये बन गया इसका रिजल्टेंट। रिजल्टेंट हो गया, सपोज कीजिए मैंने मान लिया ये रिजल्टेंट को आर, ठीक है। तो अब देखिए रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, हमें क्या पता है आर इज इक्वल टू क्या होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यहाँ पे नहीं गिवन, हमें यहां से दिख रहा है। जब हमें डायरेक्शंस गिवन होती है ना तो उस केस में हम थीटा को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है इस प्लेन के इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री, यहां पर भी दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का हुआ 90। सो थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 90 डिग्री, क्योंकि ईस्ट और साउथ लाइन परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। सेम ईस्ट और साउथ परपेंडिकुलर है, नॉर्थ और ईस्ट परपेंडिकुलर है, नॉर्थ और वेस्ट परपेंडिकुलर है। इस तरीके से ये सब क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर से प्रेजेंट है। सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे और क्या करेंगे रिजल्टेंट निकालेंगे। सो आर इज इक्वल टू ए वेक्टर की वैल्यू है 12, सो 12 का स्क्वायर प्लस में बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 11, सो ये हो गया 11 का स्क्वायर प्लस में 2 ए की वैल्यू कितनी है 12 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू है 11 इंटू cos थीटा मीन्स cos 90 डिग्री। अब cos 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो यहाँ मैंने पुट कर दी उसकी वैल्यू 1 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से रिजल्टेंट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ड्यू ईस्ट। देखो ईस्ट बोलते ही आपको क्या पता चलना चाहिए, डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शन गिवन है तो डायरेक्शनल प्लेन हमने ड्रॉ करना है। सो डायरेक्शन गिवन है, डायरेक्शनल प्लेन हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। सो देखिए डायरेक्शनल प्लेन मैंने फिर से ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरे पास है नॉर्थ, ये डायरेक्शन होगी साउथ, ये होगी ईस्ट और ये होगी वेस्ट। अब क्या कहता है वो, ट्रेन मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, किस डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। ये होगी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और ये ईस्ट की तरफ है, ठीक है। डायरेक्शन हमारे पास है, मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ईस्ट हो गई, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, मैंने मान लिया ए वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, एंड ए कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ड्यू नॉर्थ। दूसरी कोई कार है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही है, कितनी स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो डायरेक्शन है नॉर्थ, मैग्नीट्यूड है 40, ये भी क्या बन गया एक वेक्टर बन गया, दिस इज वेक्टर बी। दोनों चीज गिवन हो गई, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार एज अपीयर्स टू ए पैसेंजर। तो किसी पैसेंजर को कार की कितनी वेलोसिटी नजर आएगी, मतलब हमें क्या निकालनी है
रिलेटिव वेलोसिटी, है ना, क्या निकालनी पड़ रही है हमें, रिलेटिव वेलोसिटी इन द ट्रेन। अगर वो ट्रेन में प्रेजेंट है तो उसको कितनी उसकी वेलोसिटी नजर आएगी। सो देखिए रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी वो नजर आएगी, क्योंकि ये कार भी क्या कर रही है, आगे बढ़ रही है 30 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ये कार भी आगे बढ़ रही है 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। अब रिलेटिव वेलोसिटी मतलब इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा वही क्या होगी, पैसेंजर को नजर आएगी। इन दोनों का नेट मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट फिर से हम वेक्टर लॉ की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्या बनेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट आर। अब यहां से रिजल्टेंट हमें मिल रहा है। अब एक है ईस्ट की डायरेक्शन में, एक है नॉर्थ की डायरेक्शन में, दोनों में एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर से हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से रिजल्टेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ए का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर प्लस 2ab, 230 मल्टीप्लाई 40 cos थीटा, cos थीटा कितना होगा, cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 1 और इस पूरे का रूट। दिस इज अवर रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब रिजल्टेंट कितना नजर आएगा पैसेंजर को, वो यहां से दिख जाएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। कुछ बात करेंगे, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, बट कैसे, लीनियर पढ़ते आ रहे हैं। लीनियर इन द सेंस किसी स्ट्रेट पाथ पे वो चल रहे हैं। बट आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे कि एंगुलर वर्ड का मतलब क्या होता है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्टेंस, ये सब क्या होता है। सो देखिए एंगुलर इन द सेंस किसी एंगल के विद रिस्पेक्ट, और एंगल के विद रिस्पेक्ट कब होगा, हमने क्या पढ़ा था कि दो तरह के ट्रैक्स हो सकते हैं। ट्रैक तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, कोई जिगजैग ट्रैक भी हो सकता है, कोई स्ट्रेट भी हो सकता है, कोई टू एंड फ्रो भी हो सकता है। लेकिन मेनली देखिए हम पढ़ रहे थे पहले लीनियर थिंग्स के बारे में, ठीक है। हम पढ़ रहे थे लीनियर क्वांटिटीज के बारे में, पढ़ रहे थे लीनियर वेलोसिटी क्या थी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या थी। आज जब बात कर रहे हैं किसकी, एंगुलर क्वांटिटीज की, तो एंगुलर जो क्वांटिटीज है ये डील करती है किसके साथ, सर्कुलर मोशन के साथ। ये किसके साथ डील करती है, सर्कुलर मोशन के साथ। सर्कुलर मोशन मतलब सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट इसी पॉइंट के चारों तरफ क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट किए जा रहा है, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन है, ठीक है। कोई पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया और इस पॉइंट के चारों तरफ ये क्या कर रहा है, रोटेट किया जा रहा है, रोटेशनल मोशन या सर्कुलर मोशन जिसे आप कह रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के चारों तरफ जब ये रोटेट करा तो मैंने क्या मान लिया, इसने क्या प्लॉट किया, एक सर्कल प्लॉट कर दिया, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, एक कोई भी हॉर्स लिया और किसी हॉर्स को आपने बांध दिया किसी पॉइंट से, और वो हॉर्स क्या कर रहा है, वैसे ऐसे मूव कर रहा है ताकि वो क्या हो सके, आपने बांध रखा और वो खुल सके, ठीक है। तो अब वो जैसे जैसे इस तरह से मूव करेगा तो क्या करेगा, एक सर्कुलर ट्रैक बनाएगा, ठीक है। सर्कुलर ट्रैक बनाएगा तो उससे जो बंधी हुई वो स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग किसका काम कर रही है, रेडियस का काम कर रही है। वो स्ट्रिंग किस चीज को शो कर रही है, उस पॉइंट से हॉर्स कितनी दूर बंधा हुआ है और उसने जो ट्रैक बनाया उस ट्रैक की रेडियस के बारे में बता रहा है। सिमिलरली हमने देख लिया कि यहां से ये क्या है, रेडियस है, और सेम डिस्टेंस के ऊपर इसी रेडियस के अलावा क्या कर रहा है, कोई भी पार्टिकल ऐसे ट्रेवल किए जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमें बात करेंगे सबसे पहले टर्म से रिलेटेड, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। साथ में हम डील कर रहे हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। क्या ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, मुझे ए से बी जाना है तो मैं सबसे छोटा रास्ता देखूंगी जो इस तरह से सीधा जाएगा। तो इस छोटे से छोटे डिस्टेंस को, दो पॉइंट के बीच के सबसे छोटे रास्ते को हम क्या बोल रहे थे, डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ये पार्टिकल कुछ टाइम के बाद मूव करके यहां चला गया, जब ये यहां गया, सॉरी, तो अब रेडियस क्या है, अब रेडियस है दिस आर। तो इसने क्या किया, यहां और यहां के विद रिस्पेक्ट एक एंगल ट्रेवल किया, दैट इज थीटा। थीटा एंगल बना, तो ये जो थीटा एंगल जो बना, दिस इज अवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं
कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है तो वो क्या करता है, जब वो थोड़ा सा पाथ सर्कुलर ट्रैक पे ट्रेवल करता है तो वो इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या करता है, एक एंगल बनाता है, एंड दिस एंगल शो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल किस चीज को शो कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या हो गई, थीटा। अब थीटा क्या है, एक एंगल है, और एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। एंगल की यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। ये आपने पढ़ा था जब हमने बात की सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आपने पढ़े थे प्लेन एंगल क्या है, सॉलिड एंगल क्या है। तो ये क्या है, टू डायमेंशनली तो है, प्लेन एंगल हुआ, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन। सो एंगल की यूनिट रेडियन थी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या निकली, रेडियन। किससे डिनोट करते हैं हम इसको, RAD से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो पहली टर्म हमने पढ़ ली, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किससे रिलेटेड, सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। ठीक है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है एक एंगल ट्रेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यू टू देयर मोशन। ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है और किस तरह का मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसने जो एंगल ट्रेस किया वो एंगल क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगल की यूनिट थी रेडियन, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी है रेडियन, और रिप्रेजेंट किससे करते हैं, RAD से। नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं सेकंड टर्म से रिलेटेड। सो सेकंड टर्म हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब देखिए जब हम बात कर रहे थे नॉर्मल वेलोसिटी की, जिसको हम कहते हैं लीनियर वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, वो आपकी लीनियर वेलोसिटी है या फिर कोई नाम दे सकते हो आप वेलोसिटी। तो क्या थी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या थी वेलोसिटी, क्या होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ये चीज हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, कि हमने कितने डिस्प्लेसमेंट की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो थी हमारी लीनियर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ इतना सा ही चेंज करना है। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी हमारी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आया उसी को हम क्या बोल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हैं। अब इस एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओमेगा किससे डिनोट कर रहे हैं, ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं हम इसको। इस तरह से ओमेगा को हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, सो ओमेगा, अब यहां से इसका फॉर्मूला निकाले तो क्या होगा। सो देखिए क्या थी एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट मींस टाइम, और ये टाइम कहां आता है, हमेशा डिवाइड में आता है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला क्या बन गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो ये टाइम आ गया। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट कर रहे थे, थीटा से, है ना। तो मैंने इसको लिख दिया थीटा अपॉन में टाइम को डिनोट कर दिया टी से। अब थीटा क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या थी, रेडियन थी, जिसको RAD से रिप्रेजेंट कर रहे थे। टाइम की यूनिट क्या थी, सेकंड। सो रेडियन पर सेकंड क्या आ गई, यूनिट फॉर एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या आ गई, रेडियन पर सेकंड। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, रेडियन। अब ये जो सेकंड डिवाइड में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे कोई पावर लिमिट्स 1 है। ठीक है, तो ऊपर जाके क्या -1। इस तरीके से भी मैं इसको लिख सकती हूँ। देखिए फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गई, और टर्म होती क्या है ये निकाल लिया। अब हमसे कोई ये पूछे कि इस एंगुलर जो वेलोसिटी है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। क्या बताना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी का। सो देखिए एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल। क्या एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, नहीं होता। ठीक है, जब एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, मतलब इसमें m भी 0 है, l भी 0 है, t भी 0 है। ठीक है, ये कोई फंडामेंटल क्वांटिटीज में मेजर नहीं होता तीनों में से, और ना ही वो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स में आता है ना। तो डिवाइड बाय क्या है, टाइम। टाइम क्या होता है, t से रिप्रेजेंट करते हैं, t की पावर होगी 1। अब t की पावर नीचे 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अब 0 - 1 क्या रहेगा, -1 रहेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा,
L0 t minus 1. This is the dimensional formula for angular velocity. रिप्रेजेंट किससे किया? ओमेगा से. आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा. सो देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमने बात की, एक थी हमारे पास लीनियर वेलोसिटी जो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं. आज हमने बात की एंगुलर वेलोसिटी की. सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. आगे बढ़ने से पहले इनके बीच में हम क्या प्लॉट करेंगे? रिलेशन चेक करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी. ठीक है, इन दो के बीच में हमें क्या करनी है? रिलेशन फाइंड आउट करनी है. सो देखिए किस तरह से करेंगे. हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या है. एंगुलर वेलोसिटी थी इस तरीके से. ठीक है, ये थी हमारी एंगुलर वेलोसिटी की. कोई ऑब्जेक्ट यहाँ